नमस्कार, वेलकम टू ट्राई एकेडमी। तो आज मैं हाइड्रोलॉजी का सेकंड सेशन लेके आया हूँ। और इस सेशन में जो मैंने प्रीवियस सेशन लिया था, उस प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे वाटर बजट इक्वेशन ये आपको समझाया था। तो उसी वाटर बजट इक्वेशन को बेस बनाकर आज मैं एक न्यूमेरिकल डिज़ाइन किया है। तो इस न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। इसमें कहा है अ लेक हैज़ अ वाटर सरफेस एलिवेशन, यानी लेक का हमें वाटर सरफेस एलिवेशन दिया है 103.2 मीटर का अबो द डेटम एट द बिगनिंग ऑफ सर्टन मंथ, यानी एक मंथ के स्टार्टिंग में एक वाटर सरफेस एलिवेशन लेक का इतना था। ठीक है, उसने कहा था इन दैट मंथ, उस मंथ में द टेक रिसीव्ड एन एवरेज इनफ्लो ऑफ 6 मीटर क्यूब। यानी सपोज ये एक लेक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस इज अ लेक। इस लेक में कुछ पानी था पहले, उसका एलिवेशन दिया है हमें 103.2 मीटर। तो उसी लेक में कहा गया है कि 6 मीटर क्यूब पर सेकंड का इनफ्लो हुआ है एक सर्टन मंथ में, यानी 6 मीटर क्यूब पर सेकंड का उस मंथ में इनफ्लो हुआ है। एंड इन द सेम पीरियड द आउटफ्लो ऑफ द लेक हैज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ 6.5 मीटर क्यूब, और उसका आउटफ्लो हुआ है 6.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। फर्दर इन दैट मंथ द लेक रिसीव्ड एन रेनफॉल। ठीक है, वहाँ पे रेनफॉल भी हुई है, उन्होंने कहा है कि रेनफॉल हुई है। चलो हम निकालते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल हुई है 145 की, यहाँ पे लिखा है 145 की रेनफॉल हुई है। एंड इवोपरेशन फ्रॉम द लेक सरफेस वॉज एस्टिमेटेड एट 6.1 सेंटीमीटर का इवोपरेशन भी हुआ है, यानी इस लेक का इवोपरेशन भी हुआ है। तो इवोपरेशन उन्होंने दिया है 6.1 सेंटीमीटर का इवोपरेशन हुआ है। तो हमें वाटर बजट इक्वेशन पता है। मैंने क्या बताया था, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन मास स्टोरेज। अब हम सबसे पहले इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे कि इनफ्लो हमें दिया क्या है। तो हम इनफ्लो देखिए, इस लेक में इनफ्लो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ये 6 मीटर क्यूब पर सेकंड का इनफ्लो हो रहा है। तो इसमें इनफ्लो हो रहा है 6 मीटर क्यूब पर सेकंड का। लेकिन हमें पता है डेल एस जो चेंज इन सरफेस एलिवेशन होता है, इसका तो यूनिट मीटर में होता है, लेकिन इसका यूनिट दिया है 6 मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो हमें इसका यूनिट को कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब हमें करना पड़ेगा 6 को मल्टीप्लाई बाय टाइम से, टाइम हो जाएगा सेकंड में, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से। एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी हमको टोटल यूनिट का मिलेगा, मीटर में मिलेगा। अब देखिए 6 इंटू टाइम, टाइम तो हमें नहीं पता, पर उन्होंने क्या था इन दैट मंथ, उन्होंने मंथ का मेंशन नहीं किया कि कौन सा मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। तो हम अज्यूम करेंगे कि मंथ में 30 डे आते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 इंटू 30 डे। अब डे को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 24 इंटू 60 इंटू 60। और उन्होंने एरिया दिया है, देखिए उन्होंने एरिया दिया है एवरेज लेक सरफेस टू बी 5000 हेक्टर्स। अब उन्होंने 5000 हेक्टर्स दिया है, तो 5000 हेक्टर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁴ से, तो हमें वो मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। और फाइनली हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी 0.311 मीटर। सिमिलरली हम ओ निकालेंगे। ओ देखिए, ओ क्या दिया है, आउटफ्लो 6.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हम लिखेंगे 6.5, और उसको भी कन्वर्ट करेंगे सिमिलर प्रोसीजर से। 30 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय उनका एरिया, तो 5000 हेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय 10⁴, यानी हमें आउटफ्लो की वैल्यू क्या मिल गई, हमें आउटफ्लो की वैल्यू मिल गई है 0.336 मीटर। अब हम वाटर बजट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए आई की वैल्यू क्या है, इनफ्लो क्या क्या हो रहा है, एक 0.311 मीटर का, उसके साथ का प्रेसिपिटेशन हो रहा है 1.45 में। तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 0.311 प्लस, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.145। तो ये आय हो गया। उसके बाद ओ निकालेंगे, आउटफ्लो। तो आउटफ्लो क्या है, 6.5 मीटर बाहर जा रहा है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 0.336 प्लस देखिए ई ऑपरेशन हो रहा है, वो भी पानी बाहर जा रहा है 6.1 सेंटीमीटर का, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। तो 6.1 इंटू 10⁻²। अब वाटर बजट इक्वेशन लिखेंगे हम। आई की वैल्यू है 0.311 प्लस 0.145 माइनस ओ की वैल्यू है 0.336 प्लस 6.1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अब देखिए फाइनल स्टोरेज तो हमें नहीं पता, तो फाइनल स्टोरेज हमें निकालना है। और इनिशियल स्टोरेज कितना था, इनिशियल स्टोरेज उन्होंने दिया था 103.2। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें चेंज इन स्टोरेज की वैल्यू मिल जाएगी 103.2।
259 मीटर। तो इतना हमारा स्टोरेज, फाइनल स्टोरेज, उन्होंने कहा था ना कि कैलकुलेट द वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक एट एंड ऑफ द मंथ। तो एट द एंड ऑफ द मंथ वाटर सरफेस एलिवेशन हो जाएगा 103.259 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारा वाटर बजट इक्वेशन का न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। तो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रेसिपिटेशन। देखिए, प्रेसिपिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है जो भी वाटर, देखो यहाँ पे लिखा है, डी डिनोट्स ऑल द फॉर्म ऑफ वाटर दैट रीच द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर से जो भी वाटर हमारे अर्थ सरफेस पर आएगा उसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो। अब यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पर कितने कितने डिफरेंट फॉर्म से प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं। तो देखिए, हमारा प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है रेन। इंडिया में आपको ज़्यादातर रेन ही देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द एरिया में। और रेन यानी क्या? तो रेन का जो साइज ऑफ ड्रॉपलेट होता है, जो वाटर का जो साइज ऑफ ड्रॉपलेट होता है वो मिनिमम 0.5 mm होता है और मैक्सिमम होता है 6 mm का, मैक्सिमम 6 mm का। और रेनफॉल का मिनिमम ड्रॉपलेट 0.5 mm का। अब क्या होता है, जो 6 mm से बड़ा ड्रॉपलेट हो जाता है तो वो जो 6 mm से बड़ा वाला ड्रॉपलेट टूट कर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए 6 से बड़ा ड्रॉपलेट हमारा होता ही नहीं जनरल रेन में। अब देखिए, लाइट रेन कैसे कहेंगे? जिस रेन की इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर होंगी उसे हम कहेंगे लाइट रेन। मॉडरेट रेन किसे कहेंगे? मॉडरेट रेन 2.5 से लेके 7.5 mm पर आवर के बीच अगर हमारी रेनफॉल रही तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट रेनफॉल। और हेवी रेनफॉल किसे कहेंगे? अगर 7.5 mm पर आवर से ज़्यादा रेनफॉल रही तो उसे हम हेवी रेनफॉल कहेंगे। यानी उन्होंने ये दिया है, इंटेंसिटी दी है। तो इंटेंसिटी दी है तो ये रहेंगे लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और हेवी रेनफॉल। अब सेकंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है स्नो। अब आपने देखा होगा हिमालयन रीजन जैसे शिमला वगैरह में क्या होता है, स्नो गिरता है। तो स्नो किसे कहते हैं? जैसे कि आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं, आइस क्रिस्टल वो जब कंबाइन होते हैं फ्लेक्स के फॉर्म में टू फॉर्म ऑफ फ्लेक्स तो उसे कहते हैं स्नो। और जो जनरली आपने आइस की डेंसिटी जनरली होती है स्नो की, दैट इज 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जनरली स्नो की डेंसिटी होती है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है ड्रिजल्स यानी देखिए ये बहुत सिंपल है। जैसे हमारे स्प्रिंकल सिस्टम्स नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर एरिया में यूज़ करते हैं, एकदम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसी को फाइन स्प्रिंकल्स न्यूमेरिकल्स वाटर ड्रॉपलेट को क्या कहते हैं? हम ड्रिजल्स कहते हैं। इन ड्रॉपलेट्स मतलब उसकी साइज़ होती है 0.5 mm, इतनी छोटी साइज़ होती है उसकी 0.5 mm। और उसकी इंटेंसिटी होती है 1 mm से भी कम इंटेंसिटी होती है बरसात की। यानी आपको आप उस ड्रिजल्स के टाइम में आप बाहर जाओगे तो आपको फील होगा कि हवा में वो पानी के ड्रॉपलेट्स तैर रहे हैं, आपको दिखेगा भी नहीं वो ज़मीन पे गिरे हैं या नहीं, जल्दी से इवैपोरेट हो सकते हैं वो ड्रॉपलेट, इतने छोटे होते हैं। और फोर्थ होता है ग्लेज। अब देखिए, ये ग्लेज बहुत अच्छी फिनोमिना है। अब ग्लेज में होता क्या है? जब रेनफॉल होती है या ड्रिजल होती है, यानी वाटर फॉर्म से जब पानी नीचे आता है और अगर ग्राउंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, कोल्ड ग्राउंड यानी ग्राउंड का टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो, उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो जाते हैं और एक आइस शीट फॉर्म कर देता है। वो आइस कोटिंग या आइस शीट फॉर्म कर देता है, उसको कहते हैं ग्लेज। तो ग्लेज जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्लेज होता है। वहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा रोड सरफेस होता है, कभी कभी उस रोड सरफेस पर एक प्लेट जैसा जमा हो जाता है आइस, तो उसे हम कहते हैं ग्लेज। और नेक्स्ट है सीट। अब सीट में क्या होता है? सीट्स क्या है? इट इज़ द फ्रोजन रेन ड्रॉप। जो रेन ड्रॉप आते हैं, सपोज क्या होगा, जब रेन ड्रॉप नीचे गिरेगा, अगर वो एयर जो है वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर में होगी तो हमारा रेन ड्रॉप्स कन्वर्ट हो जाएगा एक ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स में। और जनरली ब्रिटेन यानी एक यूरोपियन कंट्री है, तो ब्रिटेन में अगर स्नो और रेनफॉल अगर एक साथ अकर हो रही हो तो उसे भी स्लिट कहते हैं। तो ये जनरली इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कॉमन हिल। दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये विदर्भ रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे काफ़ी हेल का मीनिंग क्या होता है? एक शावरी प्रेसिपिटेशन होता है, फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर लम्स ऑफ आइस, यानी आइस के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जनरली उसकी साइज़ होती है 8 mm से बड़ी, और वो टुकड़ों की जब बरसात होती है आइस की डायरेक्टली तो उसे कहते हैं हेल। इवन कहीं कहीं रीजन में आपको मिलेगा कि 50 mm से भी ऊपर के हेल मिले हैं, तो आप समझ सकते हो वो कितना डेंजरस सिचुएशन होता है। और जनरली जब ये अकर कब होती है? जब एकदम ज़बरदस्त आपका थंडर स्टॉर्म हो और वर्टिकल करंट्स उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो, तब जाकर हेल हमारा अकर होता है। तो जनरली हेल किस रीजन में? आपको विदर्भ रीजन में या फिर सेंट्रल इंडिया में आपको जनरली हेल देखने को मिलेगा।
अब हम मूव करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक पर, दैट इज़ अ टाइप ऑफ रेनफॉल, यानी किस किस कितने कितने टाइप की हमें रेनफॉल होती है। अभी जो हमने देखा था वो फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल देखा था, किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल। देखिए ये रेनफॉल काफ़ी कन्वेंशनल, नाम से ही पता चलता है कन्वेंशनल रेनफॉल। तो इस रेनफॉल में होता, इस प्रोसेस में होता क्या है, ड्यू टू द सन क्या करेगा, इस लैंड को हीट करेगा। अब इस लैंड को जब जैसे वो हीट इसकी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे कुछ तो भी एयर होगा, एयर पार्सल होगा, तो इस मॉइस्ट एयर पार्सल का क्या होगा, गर्म होगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जैसी डेंसिटी उनकी कम होगी तो दे स्टार्ट राइजिंग मूव अपवर्ड, और वो ऊपर 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 मूव होने लगेंगे। जैसे ही वो ऊपर ऊपर मूव हो गए तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हो गया तो वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो गए, और क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद प्रेसिपिटेशन उस लैंड पर अकर होगा। जनरली ये इक्वेटोरियल रीजन में देखा जाता है। इक्वेटोरियल रीजन यानी द रीजन विच आर क्लोज, जिसे अर्थ का जो इक्वेटर होता है, सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर कट अर्थ इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, तो इनके आजू बाजू के जो एरियाज होते हैं जनरली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और जनरली समर्स में, समर सीजन में काफ़ी ये अकर होता है, या फिर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ डे। अगर विंटर में भी काफ़ी दिन में एक आधी बार गर्मी हो गई तो कन्वेंशनल रेनफॉल वहाँ अकर होती है। अब सेकंड टाइप की रेनफॉल हमारी है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसी रेनफॉल को हम कहते हैं रिलीफ रेनफॉल। तो ये रेनफॉल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए होता क्या है, जब भी ये मॉइस्ट एयर मास मूव होते हैं, अगर बीच में एक आधा माउंटेन आ गया, देखिए ये माउंटेन अगर बीच में एक बैरियर आ गया और मॉइस्ट एयर मास मूव हो रहे, तो वो क्या हो जाएंगे, इस माउंटेन के विंडवर्ड साइड के ऊपर 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 चले जाएंगे। जैसे ही वो ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उनका टेम्परेचर कम होगा, और उनका टेम्परेचर कम हो गया तो डेफिनेटली वो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन देंगे। तो यहाँ पे वो प्रेसिपिटेशन, कंडेंस होने के बाद क्लाउड फॉर्म होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद वो प्रेसिपिटेशन देंगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है जो विंडवर्ड साइड होती है, जिसको जिस साइड में विंड ऊपर ट्रैवल हो रही है उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल। और जब जैसे ही आप लीवर्ड साइड में चले जाओगे, यानी इसका ये पार्ट लीवर्ड साइड में चले जाओगे, तो लीवर्ड साइड में आपको रेनफॉल देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर देखने को मिलेगा तो वाकई कम देखने को मिलेगा। तो ये जनरली अकर कहाँ होता है, जहाँ पे माउंटेनस रीजन है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स काफ़ी माउंटेनस रीजन है, तो वहाँ पे भी ये फिनोमिना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक एग्जांपल है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे एक लैंड था, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पे मोटर फिट कर दी, एंड जहाँ पे रेनफॉल हुई यहाँ पे डैम बना दिया, और यहाँ से एक कितने बहुत ज़्यादा हाई पावर की मोटर फिट कर कर यहाँ से उन्होंने पाइप डाले, और यहाँ से वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की तो एक समस्या है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, ये एरिया में रेनफॉल होती नहीं है, लेकिन इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस एरिया में लैंड खराब हो चुके हैं ड्यू टू द हाई यूज ऑफ वाटर, यानी वाटर का ज़्यादा यूज़ होने से वो लैंड खराब हो गए हैं। उस एरिया का मैं नाम अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये है ओरोग्राफिक रेनफॉल। और लास्ट हमारी रेनफॉल है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। अब देखिए साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल होती कैसे, जैसे ही दो डिफरेंट एयर मास ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीट होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से एक कोल्ड एयर मास आ रहा है, यहाँ पे एक वार्म एयर मास आ रहा है, और दोनों के दोनों एयर मास यहाँ पे मीट हो गए हैं। अब डेफिनेटली वार्म एयर मास है तो इसकी डेंसिटी कम रहेगी, इसकी डेंसिटी कम रहेगी तो ये कोल्ड एयर मास के ऊपर चला जाएगा, ऊपर आके वो कंडेंस होगा और वहाँ पे बरसात होगी। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, विथ राइजिंग क्लाउड दे बिकम अनस्टेबल। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, अकोमोडेट होती है। अब ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स अकोमोडेट हुए तो इसका यही अर्थ हुआ है कि वापस भी ज़्यादा आएगा, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा हेवी होगी, एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी साइक्लोनिक रेनफॉल में वो आकर होता है। और वो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में वो रेनफॉल ज़्यादा अकर होती है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब आपको पता है अर्थ है, सपोज दिस इज अ अर्थ, अर्थ ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो रीजन होता है टोटल, तो इस रीजन में, इसी रीजन को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स अर्थ, डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो एरिया होता है, तो इंडिया का हाफ पार्ट जो है ना, वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन हो सकता है हाफ पार्ट में इंडिया के, क्योंकि वो टेम्पलेट जोन में आता है।
तो ये रही हमारी थर्ड साइक्लोनिक एंड फ्रंटल रेनफॉल। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल कवर होते हैं, और मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए रेनफॉल को मेज़र कैसे करेंगे, रेनफॉल को मेज़र करने के बाद रेन गॉजेस क्या होते हैं, उस रेन गॉजेस की कितने रेन गॉजेस हमें यूज़ करने चाहिए फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये सब आगे का टर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और ट्राई अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।